एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.3। एग्जाम्पल 5.3 में टोटल 4 क्वेश्चन है। उनमें से फर्स्ट मैं पढ़ता हूँ। व्हाट हैपन्स इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस? फर्स्ट, ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ एंड सेकंड, अलोंग इट्स लेंथ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक बार मैग्नेट, ये मैं एग्जाम्पल 5.3 ले रहा हूं। का ए, एक बार मैग्नेट, इसे इसके लेंथ के परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ओके, और एक कंडीशन में इसे लेंथ के अलोंग जो है काटा गया है। ऐसे एग्जाम्पल 5.3 का क्वेश्चन ए में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, एक बार मैग्नेट को उसके लेंथ के ट्रांसवर्सल काट दिया गया, और फिर एक दूसरा बार मैग्नेट को उसके लेंथ के अलोंग जो है काट दिया गया। पूछा जा रहा है कि दोनों ही केसेस में क्या असर होगा मैग्नेट पर। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते नहीं। यदि आप एक मैग्नेट को 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो आपको 2 छोटे छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका एन पोल और एस पोल सेपरेट हो जाएगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर होगा, इस मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है इस पे क्या असर होगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। एक बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। ओके, और सोलेनॉइड में जैसे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, प्लेनर लूप्स होते हैं। ओके, प्लेनर करंट लूप्स होते हैं, उसी तरीके से जो है बार मैग्नेट में भी प्लेनर करंट लूप्स हैं बहुत सारे। ओके, तो मैं उस तरीके से एज्यूम करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। बार मैग्नेट है, इस तरीके से क्यूबाइडल शेप का मैंने ले लिया है, और इसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बहुत सारे प्लेनर करंट लूप्स। तो इस बार मैग्नेट में बहुत सारे प्लेनर करंट लूप्स हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे प्लेनर करंट लूप्स हैं, और यहाँ एक्सिस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कीजिए। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पॉइंट पी कंसीडर कीजिए इसके एक्सिस पर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके लिए इक्वेशन होता है μ0/4π 2m वेक्टर अपॉन r3, जहाँ m क्या है, m इस मैग्नेट का, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। अब यदि इस बार मैग्नेट को हम लोग एक सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट माने, ठीक है, वैसे ये सोलेनॉइड नहीं है, इसमें सर्कुलर टर्न्स नहीं है, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स नहीं है। ओके, इसमें करंट लूप है, मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसमें करंट लूप्स है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है।
इलेक्ट्रॉन्स के रिवोल्यूशन के कारण है, राइट। लेकिन सोलेनॉइड की तरह इसमें सर्कुलर वायर के जो है लूप्स जो है नहीं नजर आ रहे हैं, ओके। वायर के सर्कुलर लूप्स इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, ओके। तो फिर भी हम इसे सोलेनॉइड के जैसा एज्यूम करते हैं। आप लोग जानते हैं बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड, ओके। तो यदि इसे हम लोग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट मानते हैं तब इस एम वेक्टर के लिए इक्वेशन क्या होगा? दिस इज एन आई ए वेक्टर, जहां एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है और ए वेक्टर जो है एरिया ऑफ लूप है, ओके। अब यदि इस बार मैग्नेट को ट्रांसवर्स काट दिया जाए, दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो क्या चेंज होगा? क्या करंट चेंज हो रहा? करंट हर एक लूप में सेम है, ठीक है, करंट पे कोई असर नहीं हो रहा। क्या एरिया चेंज हो रहा है इस लूप का? एरिया भी इस लूप का चेंज नहीं हो रहा है, ओके। और नंबर ऑफ टर्न्स, जी हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा यदि आप इसे यहाँ से काट देते हैं। अभी देखिए टोटल कितने सारे टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं होता है कि बस इसमें फिक्स है कि ये 11 टर्न्स है, वो मैंने बस यहाँ जो फिगर बनाया है उस फिगर में जो है 11 टर्न्स है। और यदि इसे बीच से काट दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा तो एक्सियल फील्ड का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक बार मैग्नेट को उसके लेंथ के ट्रांसवर्स काट दिया जाए, ओके, तो हमें दो छोटे छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे, ओके, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं। देखिए ये एक करंट लूप है और ये करंट लूप अपने आप में एक डाइपोल है, ओके। ये करंट लूप अपने आप में एक डाइपोल है। इस ओर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंटर करते हैं और दूसरी ओर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। हर एक करंट लूप्स, इसमें बहुत सारे करंट लूप्स आपको दिख रहा है और उन सारे करंट लूप्स में इस ओर से लेफ्ट साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है और राइट साइड से निकल रहा है। करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है, ओके। तो हर एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है, ठीक है। ये पहला मैग्नेटिक डाइपोल हुआ, ये दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। इस तरीके से बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, सबका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में। यदि हम इससे इसके लेंथ के ट्रांसवर्सल काट देते हैं, यदि इसके लेंथ के ट्रांसवर्सल, ओके, इस बार मैग्नेट को काट देते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कर जाएगा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा और यदि मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यदि इस बार मैग्नेट को इसके लेंथ के ट्रांसवर्सल काट दिया जाए तो फिर हमें दो छोटे छोटे मैग्नेट्स, दो छोटे छोटे बार मैग्नेट्स मिलेंगे, ओके, जिनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है पहले के कंपैरिजन में वीकर होंगे, ओके। तो हमें दो छोटे छोटे वीकर मैग्नेट्स जो है प्राप्त होंगे, ओके। अब अगला क्वेश्चन था, यदि इसके लेंथ के अलोंग दो हिस्सों में काट दिया जाए तब क्या होगा? चलिए, लेंथ के अलोंग दो हिस्सों में यदि आप इस बार मैग्नेट को काट देते हैं तो भी आपको दो मैग्नेट्स मिलेंगे। पहले के कंपैरिजन में ये मैग्नेट्स जो है पतले हो जाते हैं इस तरीके से, ये मैग्नेट्स पहले के कंपैरिजन में पतले हो जाते हैं। ये पतले हो जाते हैं, ऐसा कहने से मेरा क्या सेंस है? ये जो एरिया है इस लूप का, ये एरिया कम हो जाता है, ठीक है। एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाता है और यदि एरिया डिक्रीज होगा, देखिए इस मैग्नेट को जब लेंथ के अलोंग काट दिया गया, ठीक है, तो अब ये नया करंट लूप ये बन गया, ठीक है, ये करंट लूप बन गया, ये करंट लूप बन गया, राइट। और इस लूप का एरिया जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, डिक्रीज कर गया। यदि एरिया डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज किया और यदि मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किया। अगेन सेम आंसर, इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर। क्या? यदि एक बार मैग्नेट को उसके लेंथ के अलोंग भी यदि काट दिया जाए तो हमें दो बार मैग्नेट्स ही मिलेंगे और अगेन उनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा ना, हमें वीकर मैग्नेट्स मिलेंगे, ओके। अब एग्जांपल 5.3 का बी, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
experiences a torque but no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. एक मैग्नेटाइज नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर सिर्फ टॉर्क लगता है, वो एक मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन वही एक आयरन नेल को हम लोग एक बार मैग्नेट के पास रखें तब वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है और साथ ही फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। क्यों? तो जवाब सिंपल है, मैग्नेटाइज नीडल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क mb sin थीटा होता है। ओके, तो मैग्नेटाइज नीडल पे केवल टॉर्क लगना चाहिए और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का इसमें कि एक बार मैग्नेट के पास एक आयरन नेल को रखते हैं तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है और फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। क्यों? तो सबसे पहले आयरन नेल तो मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, तो फिर वो कैसे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड? तो जवाब है, आयरन नेल एक ऐसा सबस्टांस है जिसे यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आप लोग सिंपल एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक मैग्नेट से एक आयरन नेल को चिपका दिया जाए और उसके बाद जो है एक दूसरा आयरन नेल को जो है पहले आयरन नेल के टेल से चिपकाया जा सकता है, फिर एक तीसरे आयरन नेल को भी आप दूसरे आयरन नेल से चिपका सकते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा? आयरन नेल जो है वो तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन आयरन नेल से दूसरे आयरन नेल को आप अकेले चिपकाना चाहें, मतलब सिर्फ एक आयरन नेल लिया गया और इसे किसी दूसरे आयरन नेल से चिपकाना चाहते हैं, नहीं चिपकता, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। लेकिन वही यदि पहले आयरन नेल को किसी मैग्नेट से चिपका दिया जाए और फिर उसके बाद दूसरे आयरन नेल को जो है पहले आयरन नेल के पास लाए तो पहला आयरन नेल दूसरे आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है, उससे ये चिपक जाता है, राइट? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आयरन जो है मैग्नेटाइज हो जाता है और वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम क्या कहेंगे, आयरन नेल के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, उसका अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन जब भी उसे हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब वो मैग्नेटाइज हो जाता है और उसमें भी एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो एक आयरन नेल जब बार मैग्नेट से चिपका दिया जाएगा, जब उसे टच करा दिया जाएगा, तब वो जब तक उसके कांटेक्ट में रहेगा तब तक वो मैग्नेटाइज रहेगा, तब तक वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब आयरन नेल को यदि एक बार मैग्नेट के पास रखा जाए, उसके समीप रखा जाए, तो ये भी वैसा ही केस है। बार मैग्नेट अपने चारों बगल जो है इस तरीके से एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी एक आयरन नेल को रखा जाए, चलिए यहां रख दिया गया, तो इस फील्ड में होने की वजह से इस आयरन नेल में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। हाँ, लेकिन इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये आयरन नेल अब क्या बन चुका है, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है और मैग्नेटिक डाइपोल को यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यदि फील्ड यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स 0 होता और नेट टॉर्क नॉन 0 होता, वो होता है mb sin थीटा। लेकिन यहाँ पर बार मैग्नेट के कारण फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है? तो बार मैग्नेट के कारण फील्ड यहाँ चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। ओके, एक बार फिर से मैं बता दूं, आयरन नेल मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, लेकिन जब आप उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाया करता है। अब हम कह सकते हैं कि आयरन नेल भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। कब? जब ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अब यदि एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो हो सकता है वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करे और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करे। यदि फील्ड यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क mb sin थीटा होगा। लेकिन यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, एक नॉन 0 फोर्स उस पर लगेगा।
ओके, और एक नॉन जीरो टॉर्क भी लगेगा। ओके, नेक्स्ट है सी 5.3 का, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। क्या हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन के पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता ही है, और एक टोरॉइड के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन के पास जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। जैसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, तो इसके कारण फील्ड लाइंस जो है सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता है। टोरॉइड का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता है। ओके, तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन का या किस तरह के करंट कॉन्फ़िगरेशन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और किस तरह के करंट कॉन्फ़िगरेशन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता है। तो देखिए, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसका मतलब वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और यदि मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके पास होना चाहिए एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये तो लूप का फॉर्मेशन कर नहीं रहा, तो ये कोई एरिया घेर नहीं रहा है, ये किसी एरिया को कवर कर नहीं रहा, और यदि एरिया को कवर नहीं कर रहा यानी एरिया जीरो है, एरिया कवर्ड बाय दिस वायर इज जीरो, और यदि ये एरिया नहीं घेर रहा है यानी एरिया जीरो है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो वैसा डाइपोल नहीं है। यदि मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, राइट। अब चूंकि इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि यदि हम इसके लिए पुट करेंगे m इज इक्वल टू एन आई ए, यहाँ पर a का वैल्यू जीरो होगा, एरिया जीरो होगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होगा। ओके, और मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब ये डाइपोल नहीं है। डाइपोल नहीं है यानी उसके पास एन पोल और एस पोल दोनों नहीं है। ओके, और टोरॉइड की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने एक टोरॉइड का फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ जो सर्कुलर करंट लूप है इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहा, और इसके जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट किसी पॉइंट पे जो सर्कुलर लूप है उसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, दोनों करंट लूप्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये रहा ऊपर की ओर, तो इसके सामने वाले सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की ओर होगा। फिर उसी तरीके से यहाँ जो लूप है इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा, ये ठीक है, ऐसे करंट बाहर आ रहा, ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट है इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा। तो आप देख रहे हैं
कि हर एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके डायमेट्रिकली अपोजिट सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा कैंसल आउट हो जा रहा है। तो इस तरीके से टोरॉइड का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। और यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो ये एक डाइपोल नहीं है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। ओके, और किसी भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो, ठीक है, m का वैल्यू 0 हो, तब उस केस में वो उसका n पोल और उसका s पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, एग्जाम्पल 5.3 का D, 2 identical looking iron bars A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. How would one ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one? Use nothing else but the bars A and B. आपको 2 आयरन बार्स दिए गए और ये कंफर्म है कि उनमें से कोई एक जो है मैग्नेटाइज्ड है, दूसरा मैग्नेटाइज्ड है या नहीं कंफर्म नहीं। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों मैग्नेटाइज्ड है या फिर कोई एक ही मैग्नेटाइज्ड है? और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, यदि आपको पता चल जाता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज्ड है, तो कौन सा मैग्नेटाइज्ड है और कौन नॉन मैग्नेटाइज्ड है, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो फर्स्ट हिस्से पे हम लोग आते हैं। आपके पास 2 बार्स हैं, बार A और बार B। दोनों मैग्नेटाइज्ड है, यानी दोनों मैग्नेटिक डाइपोल है, दोनों मैग्नेट है। और एक मैग्नेट के पोल्स के बीच अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों बार्स को नजदीक लाना है अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन में। यदि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दिखता है तो दोनों मैग्नेटाइज्ड है, और यदि सिर्फ अट्रैक्शन दिखता है तो इसका मतलब सिर्फ एक मैग्नेटाइज्ड है। ओके, यदि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दिखता है, इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, दोनों मैग्नेट्स हैं। लेकिन यदि सिर्फ अट्रैक्शन दिखता है तो इसका मतलब सिर्फ एक मैग्नेटाइज्ड है। तो सिर्फ एक मैग्नेटाइज्ड हो तब अट्रैक्शन कैसे दिखता है? तो ये एग्जाम्पल 5.3 में ही मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैग्नेटाइज्ड नीडल वाला और एक आयरन नेल वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन भी, ठीक है, 5.3 का भी वहाँ एक्सप्लेन किया था मैंने। फिर से मैं उसे समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई एक मैग्नेट जो है, कोई एक बार जो है मैग्नेटाइज्ड है, सब मान लीजिए ए ही मैग्नेटाइज्ड है, तो ए के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ हम बी को, चलिए बी का ये वाला एंड जो है इसे मैं कलर कर देता हूँ। यदि बी को मैं ऐसे रखता हूँ तो इसमें मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, यानी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये आयरन बार है और आयरन बार जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग होता है। और यदि हम इसे उल्टा रख देते हैं ऐसे, तो मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल इस तरीके से होता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये इसके पास अपना मैग्नेटाइजेशन नहीं है, इसके पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, और इस कारण से इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो है ये अपना मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करता है, मैग्नेटाइजेशन गेन करता है, इसलिए जो है इसे सिर्फ अट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, तो यदि दोनों में से सिर्फ एक मैग्नेटाइज्ड हो तो सिर्फ अट्रैक्शन दिखेगा, चाहे आप किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन में रखिए, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ओके, और यदि दोनों मैग्नेटाइज्ड हो तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दिखेगा। ओके, क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा क्या था, आपको यदि पता चल जाए कि सिर्फ एक मैग्नेटाइज्ड है तो आप कैसे पता करें कि ए और बी में से कौन मैग्नेटाइज्ड है और कौन नॉन मैग्नेटाइज्ड? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एक बार मैग्नेट के पोल के पास उसके
एंड्स के पास यदि एक आयरन नेल को रखते हैं या आयरन बार को रखते हैं तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके मिड पॉइंट के पास आप रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। कारण भी ऑब्वियस है, मैं समझा देता हूँ। सपोज ये इसका एन पोल है और ये एस पोल है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसलिए मैग्नेटाइजेशन जो होगा इसमें, जो आयरन बार है उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये रहा। अब देखिए इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटाइज है ऑलरेडी, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आयरन बार का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल है तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दोनों एक ही लाइन के अलोंग है और पैरेलल है इसलिए अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहां देखिए तो यहां पर यदि एक आयरन बार को रखा गया है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, इस बार मैग्नेट के कारण एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसलिए इसमें जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होगा। याद रखेंगे आप लोग, यदि एक आयरन बार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, और आयरन बार में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ वो आयरन बार के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो तो अट्रैक्शन होगा, और यदि एंटी पैरेलल हो तो अट्रैक्शन नहीं दिखेगा। यहां पर यही होता है। यहां पर देखिए जो मैग्नेटाइज्ड बार मैग्नेट है या मैग्नेटाइज्ड आयरन बार है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये जो आयरन बार है सिंपल आयरन बार उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए यहाँ अट्रैक्शन नहीं होगा और यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ओके, चलिए तो मान लिए कि हमने यहाँ ले लिया बार ए, हमें पता नहीं है मैग्नेटाइज्ड है या नहीं, हमने यहाँ ले लिया बार ए और बार ए के एक्सिस के पास बार बी को लाते हैं और इसके मिड पॉइंट के पास भी बार बी को लाते हैं। सपोज यहां पर फोर्स लगता है और यहां पर फोर्स नहीं लगता, यहां अट्रैक्ट करता है और यहां अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है मैग्नेटाइज्ड है और बी मैग्नेटाइज्ड नहीं है। ठीक है, और सपोज ऐसा हुआ ए के मिड पॉइंट के पास आप बार बी को लाए और एक्सिस के पास भी बार बी को लाए और अट्रैक्शन दोनों जगह हुआ, तब बी मैग्नेटाइज्ड है और ए नॉन मैग्नेटाइज्ड। सर ये कैसे हो गया? तो देखिए सिंपल है, मैंने क्या बोला, बी मैग्नेटाइज्ड है और ए नॉन मैग्नेटाइज्ड है। तो बी के एक्सिस के पास आपने रखा है ए को और यहाँ भी बी के एंड के पास यानी बी के पोल के पास आपने रखा है ए को और यहाँ भी आपने बी के पोल के पास ही रखा है। ऐसा नहीं है कि ए को आपने बी के मिड पॉइंट के पास रखा है, यहाँ तो नहीं रखा आपने, या यहाँ भी आपने ए को बी के मिड पॉइंट के पास तो नहीं रखा। दोनों ही केसेज में, या तो यहाँ या फिर यहाँ, दोनों ही केसेज में ए जो है बी के पोल के पास पड़ता है। ओके, इसलिए यहाँ दोनों जगह यदि अट्रैक्शन हो जाए, यहाँ भी फोर्स नॉन जीरो है और यहाँ भी फोर्स नॉन जीरो है, तो इसका मतलब बी मैग्नेटाइज्ड है, बी मैग्नेटाइज्ड है और ए नॉन मैग्नेटाइज्ड है। लेकिन यदि यहाँ पर अट्रैक्शन हो और यहाँ अट्रैक्शन न हो, तब ए मैग्नेटाइज्ड है और बी नॉन मैग्नेटाइज्ड है। ओके, तो ये तरीका है जिसके हेल्प से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा आयरन बार जो है मैग्नेटाइज्ड है और कौन सा आयरन बार नॉन मैग्नेटाइज्ड है। ओके, तो ये था एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 3। ओके।